बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली। मैं हूं आशिर जट। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज लेक्चर सीरीज आज हमने पढ़नी है। पहले नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री पासिस वाटर शेयरिंग नेगोशिएशंस विद कनाडा ओवर कोलंबिया रिवर। तो यूएसए और कनाडा के दरमियान एक ये डील हुई है रिसेंटली मार्च 2025 में। ये आपने बात याद रख लेनी है। सही है। अब इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोगों की कोई भी राय हो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। ठीक है। यूएसए और कनाडा के दरमियान ये नेगोशिएशन हुए हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि कोई तकरीबन इसका बैकग्राउंड ये है कि कोलंबिया रिवर ट्रीटी की वो बात कर रहा है जो कि 17 जनवरी 1961 में साइन हुई थी। आपसे वो पूछ सकता है कि कोलंबिया रिवर की जो टेरिटरी है वो कब साइन हुई थी। वो 17 जनवरी 1961 में साइन हुई थी। अच्छा, और वो किन किन के दरमियान थी? वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे जोहन डाइफेन बेकर और यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे डेविड एजनहाइवर। और ये जो साइन हुई थी, मैं वैसे इधर चलिए लिख देता हूँ। 1961 में ये हुई थी साइन। जबकि इम्प्लीमेंट कब हुई थी ये भी आपने याद रखना। इम्प्लीमेंट हुई थी 1964 में। इम्प्लीमेंट हुई थी 16 सितंबर 1964 में इम्प्लीमेंट हुई थी। तो इस ट्रीटी के तहत ये था कि डैम वगैरह बनाए जाएंगे कोलंबिया रिवर पर, और कनाडा को जो वाटर प्रोवाइड किया जाएगा वो इस ट्रीटी के तहत 3 डैम बनाए जाएंगे। ठीक है, कनाडा में। और कनाडा को 15.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर स्टोरेज के लिए डैम बना के दिए जाएंगे। तो अभी रिसेंटली इसमें नेगोशिएशन हुई है, एक डेवलपमेंट हुई है। तो ये आपने बात याद रखनी है, आने वाले पेपरों में वो आपसे पूछ सकता है। यूएसए और कनाडा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, ठीक है, नोन एज कोलंबिया रिवर ट्रीटी, जो साइन हुई थी 1961 में और इम्प्लीमेंट हुई थी 1964 में। अब इसमें दोबारा निगोशिएशन हुए हैं रिसेंटली जो कि 2024 से चल रहे थे। अब इनके दरमियान डील कन्फर्म हो गई हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है, पेपर में आपसे पूछ सकता है। कोलंबिया रिवर पर 3 डैम बनाए जाएंगे कनाडा के। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक्ड बाई बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले पेपरों में इससे मुतलिक अगर सवाल आएगा तो वो तो है तकरीबन कोई 10% से लेके 30% तक चांसेस पेपर में क्वेश्चन आने का। लेकिन इंटरव्यू में इससे रिलेटेड 110% चांसेस हैं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे लाजमी। वो किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू किसी का भी पास हुआ हो, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है, टॉपिक है। तो आप सबको पता है कि मार्च के महीने में 11 मार्च 2025 ये डेट आप याद रख सकते हैं। इस पेपर में डेट के मुतालिक ही वो ज़्यादातर आपसे पूछता होता है, ओपिनियन नहीं पूछेगा आपसे। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ग्रुप ने। उस टेररिस्ट ग्रुप का क्या नाम था? बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। सही है। इसमें तकरीबन कोई 440 मुसाफिर शिरकत शरीक थे और वो सफ़र कर रहे थे। जाफ़र एक्सप्रेस अपना जो सफ़र स्टार्ट करती है वो अपना बलूचिस्तान के प्रोविंस, पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान के कैपिटल कोयटा से शुरू होती है। और कोयटा के बाद फिर वो मतलब कि पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा के और वो जाती है पेशावर तक। ठीक है। बलूचिस्तान से आती है पंजाब में, पंजाब से फिर सिंध में और सिंध से फिर केपीके में। तो इस तरह वो अपना काफ़ी लंबा उसका रूट होता है, चक्कर लगाती है। तो इसमें 440 पैसेंजर शरीक थे। वो अपने ईद की वजह से अपने घरों में आ रहे थे। तो इसमें फिर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और न्यूज़ के मुताबिक 21 मुसाफिर इसमें शहीद हो गए, जबकि 33 दहशतगर्द जहाँ बहक हुए। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया। बोलान का एरिया है, वहाँ पे ये हमला हुआ था। सही है। बोलान के एरिया में ये हमला हुआ था। आप सब ने इसके मुतालिक सुन ही लिया होगा न्यूज़ में कि किस तरह उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया, किस तरह उन्होंने इस पे हमला किया और किस तरह लोगों को यरगमाल बनाया।
किन किन लोगों को छोड़ा और किन लोगों को उन्होंने उनका शनाख्ती कार्ड चेक करके वहीं मौके पे कुछ लोगों को शहीद कर दिया और बाकी कुछ लोगों को अपने साथ ले गए। बहरहाल ये कामयाब ऑपरेशन किया हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, ये आपने याद रखना है। अब बीएलए के मुतालिक मैं बता देता हूँ, बीएलए क्या है। बीएलए जैसे मैंने पहले बता दिया, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। ये 1971 के लगभग, 1970s आप कह सकते हैं, 1971 के लगभग इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना। वो क्यों अलग करना चाहते हैं? उसकी बेशुमार वजह हैं। एक तो वजह ये है इसकी कि इनको इंडिया से सपोर्ट हासिल है, और इसके अलावा इन्हें अब न्यूज़ में आ रहा है कि इनको अफ़गानिस्तान से भी सपोर्ट हासिल है। टीटीपी इनकी मदद फराहम कर रही है। तो इंडिया की तरफ से, राह की तरफ से इनको सपोर्ट हासिल है, तो ये इस वजह से इनकी फंडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो इनका मकसद है ये है कि पाकिस्तान को अलग कर, पाकिस्तान से अलग करना बलूचिस्तान को। एक तो ये वजह है। दूसरी जो इनकी वजह है क्यों इस तरह के हमले कर रहे होते हैं, वो ये है कि बलूचिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी बलूचिस्तान में रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे गैस हो गया या और जितने भी मिनरल्स हो गए, ये कह रहे हैं कि यहाँ से तमाम चीज़ों को निकाल लिया जाता है और हमें चीज़ें या तो प्रोवाइड नहीं की जाती या हमें बहुत ही कम उसका शेयर दिया जाता है, जिस वजह से हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये अलहदगी पसंद तहरीक है। इन लोगों ने, इनका क्या थीम होता है, ये पहले तो इसमें अनएजुकेटेड लोग थे, उन लोगों को सिखा के, वर्गला के, दबा के, बम धमाके करवाते थे। लेकिन अब इनका क्या है, इनमें बच्चे भी शामिल हो रहे हैं और पढ़े लिखे लोग भी, नौजवान भी शामिल हो रहे हैं, और इनमें औरतें भी शामिल हो रही हैं। चाइनीज़ कॉन्सुलेट में हमला हुआ था आज से कुछ साल पहले, वो एक औरत ने किया था, उसकी एमबीए की स्टडी थी। अब किसी ने एमबीए किया हो, इतना वो पढ़ा हो, तो उसको क्या ख्याल है, उसको अकल नहीं होगी? होगी अकल। तो बहरहाल अब इसका हल क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इनकी वजह तो मैंने आपको बता दी क्यों ये हल करते हैं, इस तरह के काम कर रहे होते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो मेरे नज़दीक ये है, आप लोगों की राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। इसका हल ये है कि प्रॉपर जहाँ पे से मिनरल निकाले जा रहे हैं बलूचिस्तान से, वहाँ की आबादी को, वहाँ के लोगों को उसका प्रॉपर शेयर फराहम किया जाए। उनके जो जो मुतालबात हैं, उनके वो मुतालबात पूरे किए जाएँ और नेगोशिएशंस की जाए। और नेगोशिएशंस करने के लिए वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं जो बलूचिस्तान की असेंबली में बैठे हुए हैं, वो जाएँ उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए, और कुछ अपनी बातें मनवाएँ, कुछ उनकी बातें मनवाएँ, इस मसले को हल किया जाए। और इसके अलावा जो दूसरा, ये तो हो गए नेगोशिएशंस। अगर वो नेगोशिएशन पे आते हैं, पूरा उतरते हैं, तो ठीक है। अगर वो आपको धोखा दे देते हैं, तो इसका फिर दूसरा क्या हल है? दूसरा हल ये है कि फिर फुली फोर्स का इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान आर्मी की मदद से, क्योंकि इन्हें इंडिया से सपोर्ट हासिल है, और मुकम्मल तौर पे वहाँ से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया जाए। उसके लिए फिर आपको 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, फिर आपने रुकना नहीं है। मुकम्मल तौर पे इनका खात्मा करना है, ताकि ये फिर वापस ना बचे। तो लेकिन ये प्रोसेस जो है, ये काफ़ी ट्रिकी है, और इसमें मतलब कि मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं। हम इनको फ़ोर्स की मदद से तो नहीं मना सकते, लेकिन ये जो हल है वो 40% तक काबिल अमल होगा मेरे नज़दीक। अगर 60% तक जो हल होगा, उनको प्रॉपर शेयरिंग दी जाए उनकी, उनको वहाँ के लोगों को जितने भी हैं, उनको नुमाइंदगी दी जाए। इलेक्शन में अगर वो विन करते हैं, तो उनको ही असेंबली तक लेके आया जाए, और उनके जितने भी मुतालबात हैं, उनकी वहाँ से जितने भी मिनरल्स और रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, वो उनको प्रॉपर उनकी शेयरिंग फराहम की जाए, और उनके जितने भी मुतालबात हैं पूरे किए जाए, जिनमें पहले नंबर पे ये है कि मिसिंग पर्सन जितने भी उनके हैं, उनको वापस घर लौटाया जाए, अगर वो ज़िंदा हैं तो भी, और अगर वो मर चुके हैं तो भी उनको बता दिया जाए। ठीक हो गया? तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये इसके बारे में है। 2 मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, वहाँ पे नेगोशिएशंस, उनके मुतालबात पूरे किए जाएँ, मिनरल्स और मिसिंग पर्सन वाले। दूसरा ये है कि वहाँ पे फिर मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन किया जाए, फिर इस तरह ऑपरेशन किया जाए, वहाँ से हर चीज़ का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें सपोर्ट है, ये तो सच है। राह से सपोर्ट हासिल है और अफ़गानिस्तान से इन्हें सपोर्ट हासिल है। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में था, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैंपियन ट्रॉफी 2025 विनर। तो सिंपल आंसर है, हर किसी को ये आंसर पता है, इंडिया इज़ द विनर नाउ। ये एक नोवा एडिशन था, ये आपने बात याद रखनी है। इंडिया इसमें 3 दफ़ा जीत चुका है,
एक दफ़ा राहुल द्रविड़ ने जिताया था, एक दफ़ा इसको जिताया था MS धोनी ने और एक दफ़ा अब जिता चुके हैं रोहित शर्मा। तीसरी दफ़ा इंडिया जीता है। वैसे ओवरऑल ये 9वां एडिशन था। 2017 में लास्ट टाइम हुआ था, पाकिस्तान जीता था। इसका होस्टिंग कंट्री जो थी वो पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया ने कहा था हम यहाँ नहीं खेलने आएंगे, हमसे जिसने खेलना है वो दुबई आएगा। तो इंडिया तमाम के तमाम मैच एक पिच पे खेला, जिस वजह से बाकी कैप्टन भी कह रहे हैं, बाकी टीमों के कैप्टन, कि इंडिया को एडवांटेज हासिल था। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। तो इंडिया ने उसी लिहाज से अपनी टीम सिलेक्शन की थी, ज़्यादातर स्पिनर सिलेक्शन की। ठीक है, तो इंडिया इसमें एक मैच भी नहीं हारा। फाइनल में इंडिया का जो मुकाबला था वो न्यूजीलैंड के साथ था। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। और आईसीसी के इवेंट्स में सबसे ज़्यादा फाइनल और फिर सेमीफाइनल हारने वाली जो टीम है वो न्यूजीलैंड है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका है। इन दोनों को चोकर्स कहते हैं। फाइनल दुबई में हुआ और पाकिस्तान ने होस्ट करना था। अगर इंडिया फाइनल तक, ये तय पाया था कि अगर इंडिया फाइनल तक गया तो फाइनल फिर दुबई में होगा, अगर इंडिया फाइनल तक या सेमीफाइनल तक नहीं गया तो फिर पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान तो इसमें माशाल्लाह पहले राउंड में ही बाहर हो गया था। प्लेयर ऑफ द मैच जो थे रोहित शर्मा थे, और प्लेयर ऑफ द चैंपियन ट्रॉफी मुकम्मल सीरीज वो थे रचिन रविंद्रा, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था, और ये 19 फरवरी को शुरू हुआ था और 9 मार्च को इसका फाइनल था। क्रिकेट फॉर्मेट था वनडे, 50 ओवर का मैच था, और सबसे ज़्यादा इसमें जो रन बनाए थे सचिन रविंद्रा ने बनाए थे, न्यूजीलैंड से ताल्लुक उनका। और सबसे ज़्यादा जो विकटें हासिल की हैं वो मैट हेनरी ने हासिल की, 10 विकटें हासिल की थी। तो आपको मैंने सारी डिटेल बता दिया। वो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि विनर कौन है, इंडिया है, और रनर अप कौन है जो मतलब कि हार गया था फाइनल, वो न्यूजीलैंड है। 9 मार्च को इसका फाइनल था। 19 फरवरी को पहला मैच हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, मेरे ख्याल से कराची में हुआ था, आई थिंक सो। तो ये बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आप ये चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नेवल एक्सरसाइज। तो जॉइंट एक्सरसाइज हुई है ऑफ नेवल एक्सरसाइज ऑफ रशिया, चाइना एंड ईरान। कहाँ पे हुए? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर मैंने जस्ट इतना ही लिखा हुआ है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑफ रशिया, चाइना और ईरान। ये तीनों जो मुल्क हैं वो मतलब कि अमेरिका के एंटी हैं। पाकिस्तान के जो साउथ में है, ठीक है, अरेबियन सी है, और लेकिन जो इंडियन ओशन है वहाँ पे हुई हैं जी मशकें। ठीक है, पाकिस्तान के पास बहरी मशकें, पाकिस्तान में नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान के पास बहरी मशकें। पाकिस्तान में तो अरेबियन सी है, जबकि इंडियन ओशन वो पाकिस्तान के साथ ही वाक़ है। तो बहरहाल आपने याद रखना है कि रशिया, ईरान और चाइना, इन तीनों मुल्क की ममालिक की नेवल की एक्सरसाइज हुई हैं। सिक्योरिटी बेल्ट से रिलेटेड नेवल की एक्सरसाइज हुई हैं। और आपने ये भी याद रखना है ये तीनों मुल्क जो हैं वो अमेरिका के एंटी हैं। ईरान तो फुल खुल के ओपन है एंटी, मतलब कि जिस तरह उस पर पाबंदियाँ लगा रहा है अमेरिका, उसको मतलब कि सुपर पावर नहीं बनने दे रहा। सुपर पावर से मुराद मैं यहाँ ले रहा हूँ एटम बम। और इसी तरह फिर चाइना है, वो तो इकोनॉमिक्स में मार दे रहा है ना। जबकि रशिया है, रशिया ने इसको सजी दिखा के कभी मार नहीं, क्योंकि इसने यूएसएसआर को तोड़ा था, तो वो रशिया ने अब से बदला लेना है स्लो स्लो। जिस तरह वो यूक्रेन पे उसने हमला कर दिया, यूक्रेन को पहले सपोर्ट करने लगे अमेरिका, अब अमेरिका जी हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे, अब आपके साथ हैं। तो जिस तरह ये मफाद निकालते हैं एक दूसरे से अपने, तो इस तरह ही बरा मिलते हैं, हंस के एक दूसरे को सामने से ऊपर से हंस हंस के मिल रहे होते हैं, सलाम भी कर रहे होते हैं, गले भी लगा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से पूरे होते हैं। ठीक हो गया, मुनाफिकीन की ये निशानी है। तो अब ये कब हुई एक्सरसाइज? ये मार्च 2025 में हुई है। अब ये मैं लिखने वाला काम ज़रा कम कर रहा हूँ, आपको समझाने वाला काम ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे जब आप पढ़ाते हैं ना, तो आपका मकसद यही होता है कि आप सामने नहीं आ रहे तो चीज़ों को सामने रख के बयान कर दें। अब वीडियो एडिटिंग में और टेक्नोलॉजी में मैं इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ और भी चेंजेस लेके आऊँगा। जिस तरह मतलब कि न्यूज़ एंकर दे रहे होते हैं, वो सामने बैठ के बोल रहे होते हैं और बैकग्राउंड में पिक्चर्स चल रही होती हैं, और या साइड पे उसकी पिक्चर छोटी हो जाती है, तो चीज़ें चलना शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम भी सारी चीज़ें सीखेंगे और आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें लेके आएँगे, ताकि आप लोगों को सही और अच्छे तरीके से समझ आए। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस।
वुमेन जजेस का जो इंटरनेशनल डे है वो 10 मार्च है, जबकि वुमेन्स डे है वो 8 मार्च है। ये आपने याद रखनी है, पेपर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछ सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, आपने वुमेन तक पढ़ा और 8 मार्च लगा दिया और आपका गलत हो गया। आप कहेंगे ओहो मेरा तो सही हो गया और पीपीएससी की में गलती है, पीपीएससी हमें कट लगा रहा है, तो फिर आप पीपीएससी को ब्लेम देते हैं। तो लिहाजा पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसको ध्यान से रीड करना होता है। तो अब आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि पाकिस्तान की जो पहली चीफ जस्टिस हैं, और पहली जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, पहली चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अब आपने मुझे अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की फीमेल जस्टिस का नाम, करंटली जो इस टाइम वर्क कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2025। देखिए 2025 के फरवरी के महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वो कौन आए हैं, वो शुभम गिल हैं। ये ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पे हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया की फीमेल हैं, ठीक है। मेल में इंडिया के हैं शुभम गिल, और फीमेल में ऑस्ट्रेलिया की आई हैं अलाना किंग, इस तरह उनका नाम है जी। इनका ताल्लुक है, फीमेल का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, मेल का ताल्लुक सबको पता है इंडिया से है। ये तो हो गया फरवरी के मंथ 2025 की। अब जो मेन और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आपसे पूछ सकता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, अब 2022 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया है, वो आपसे अगर पूछे आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 2022 में, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि 2000 ईयर की, पूरे ईयर का पूछ सकता है, 2022 का आपसे पूछ सकता है। जब आपसे 2022 का पूछे तो आपने लिखना है बाबर आजम। बाबर आजम, किंग बाबर आजम है जी, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपसे पूछे 2023 का, तो वो है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली को मिला था एजाज 2023 के प्लेयर ऑफ द ईयर का। जबकि 2024 में किसको मिला है जी, 2024 में मिला है जी इंडिया के ही बॉलर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत जसप्रीत बुमराह, तो ये आपने याद रखना है। 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम, 23 में विराट कोहली और 24 में जसप्रीत बुमराह साहब हैं जी, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये असल में मैंने यहाँ पे आपको जो पॉइंट बताना था ना, वो यही पॉइंट बताना था, प्लेयर ऑफ द ईयर, ईयर का मैंने आपको बताना था। चले मैंने फिर आपको मंथ का बना के बता दिया, तो आपने ये बातें याद रखनी है। ये थी हमारे करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज लेक्चर की सीरीज, जो मैंने आप लोगों के साथ बयान की है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें। कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, और कमेंट करके हमें लाजमी बताएं, आप लोगों की राय हो, सजेशन हो, वीडियो बनाते वक्त हमसे कोई गलती हो गई हो, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है वीडियो बनाने के दौरान, तो वो आप लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।